ये ऐसा स्कैम भी हो सकता है, मेरे को पता ही नहीं था कि दिस कैन बी अ स्कैम ऑल्सो। ओके दोस्तों, तो स्वागत है एक और वीडियो में, लास्ट वीडियो वियतनाम सीरीज़ का। और ये वीडियो खाली इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। मैं अभी बैठा हुआ हूँ नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, हनोई में। मैं यहाँ चेक इन कर चुका हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ से कोलकाता, 3 बजे रात की फ़्लाइट है, मतलब 3 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग की। चेक इन कर लिया भाई, लंबा लाइन था, 40 से 50 मिनट लगा चेक इन करने में, और फिर 20 से 25 मिनट लगा सिक्योरिटी करने में। यहाँ पे एक लाउंज है, लाउंज में बैठे हुए हैं। लाउंज का क्या नाम था, सॉन्ग त्रान प्रीमियम लाउंज। लेकिन ये 2 बजे बंद हो जाता है। 1 बजे घुसे अभी, और 5 मिनट में फूड भी बंद हो जाएगा, और 2 बजे लाउंज भी बंद हो जाएगा। लेकिन ये लाउंज में मेरे कार्ड का एक्सेस है। मेरे पास है डायनस क्लब ब्लैक का मेटल क्रेडिट कार्ड। उससे मेरे पास पूरे दुनिया भर में, इंडिया के डोमेस्टिक लाउंजेस और पूरे दुनिया भर के इंटरनेशनल लाउंजेस में अनलिमिटेड फ्री लाउंज एक्सेस है मेरे पास। अब इस वीडियो में आप लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे वियतनाम के पूरे ट्रिप के बारे में, कितना एक्सपेंसेस था, कुछ टिप्स, मेरा एक्सपीरियंस और सब कुछ। ये वाला जो लाउंज है ना, इस वाले लाउंज में पीछे मसाज चेयर भी है, जाके मस्त मसाज कर सकते हो, और फ्री है। ये पूरा एकदम बॉडी मसाज करा लो। तो लग रहा है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई। आगे बहुत सारे कंट्रीज़ घूमने वाले हैं, और मैं अभी तक बहुत सारी कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, तो वो भी मेरे वीडियोस चैनल पे हैं, जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये ट्रिप किया 8 दिन का। मैं आया सबसे पहले साइगॉन में रुका 3 दिन, फिर वहाँ से गया दानांग में रुका 2 दिन, और फिर दानांग से आया हनोई में 2 दिन। कितने हुए, 7 दिन, और 1 दिन और बीच में ऐड कर लो ऊपर नीचे, तो टोटल 8 डेज़। ये वाले ट्रिप में मैंने बहुत सारा ग्रुप टूर्स लिया। तो सबसे पहले वाले दिन जो मैं लैंड किया होचिमिन सिटी में, उस दिन तो लैंड करके होटल वगैरह में चेक इन कर लिया, और उसके बाद शाम को किया मैं फूड टूर। दिन में खुद से होचिमिन सिटी ऐसे ही घूमा, एक्सप्लोर किया कैसा है, और शाम को किया फूड टूर। मैंने ट्रैवल कंपनी पकड़ा था होचिमिन सिटी का, SST ट्रैवल्स, उन्हीं के थ्रू मैंने टूर्स बुक किए थे। अगला दिन आया, अगला दिन गए मस्त सा यूनिक जगह मुई ने, जो कि है सैंड ड्यून्स, वियतनाम में सैंड ड्यून्स। मज़ा आया, और उस दिन भी वही ग्रुप टूर बुक किया था SST ट्रैवल्स के थ्रू। और ये मुई ने जो सिटी था, कुछ अराउंड 150 किलोमीटर था साइगॉन से। उसके बाद आ जाता है तीसरा दिन हमारा रात का ट्रेन था फ्रॉम साइगॉन टू दानांग। लेकिन सुबह हमने एक और छोटा सा ग्रुप टूर किया, हाफ डे वाला, मेकोंग डेल्टा का, जो कि बहुत फेमस है और बहुत सुंदर है। और ये तो मैं रिकमेंड करूँगा कि करना, क्योंकि वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ट्रिप होता है। काफ़ी सस्ते में मस्त चीज़ मिलता है, और बहुत कुछ मिलता है करने को उसमें, ठीक है। और खाना पीना तो पूरा दम भर चलता है। उसके बाद हमने ट्रेन लिया, ट्रेन लेके पहुँचे दानांग में। सुबह पहुँचने के बाद उस दिन थोड़ा सा सुबह सिटी को एक्सप्लोर किया, फिर स्कूटी लेके शाम को खुद से फिर से सिटी को एक्सप्लोर किया दानांग। मतलब इसमें कोई ग्रुप टूर नहीं बुक किया था दानांग में, मज़े से पूरा सिटी एक्सप्लोर किया, है ना। फिर दूसरे दिन वही स्कूटी को लेके होयान घूमने चले गए, होयान वगैरह गए। होयान के कुछ यूनिक से बीचेस देखे, मस्त 1-2 चीज़ हिडन स्पॉट्स देखा, ठीक है। दानांग में जो लोग वहाँ जाते हैं वो बाना हिल्स देखने के लिए, मैं नहीं गया था बाना हिल्स, लेकिन हाँ आप लोग ज़रूर देख सकते हो। बाना हिल्स बहुत मस्त चीज़ होता है। मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को दूसरी चीज़ें कवर करनी थी दिखाने के लिए मेरे इसी आइटिनरी में, कि ये चीज़ें भी आप जा सकते हो वियतनाम में ड्यूरिंग योर 7 डेज़ का ट्रिप। उसके बाद अगले दिन हमारा रात को बस था दानांग से हनोई का, लेकिन पूरा दिन एक था हमारे पास। तो उस दिन हमने किया हुए सिटी का टूर। हुए एंशिएंट कैपिटल हुआ करता था वियतनाम का, और उसका मस्त इम्पीरियल सिटी का टूर किया। मस्त टाउन दिखता है, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया। फिर आ गए हम लोग बस लेके हनोई का पहला दिन हमने कोई ऐसा टूर नहीं किया। हम हॉस्टल में चेक इन किए, हॉस्टल में फ्री टूर मिल रहा था, तो दिन भर वो टूर किए, और फिर शाम को ट्रेन स्ट्रीट में जाके मस्त ट्रेन देखे।
फिर अगला दिन वो जो लास्ट डे था, जो कि आज का दिन था, सुबह वो हम लोग गए थे लान्हा बे, जो कि मेरे को बेस्ट लगा। हालोंग बे नहीं गए, लान्हा बे गए। लान्हा बे में ये डिफरेंस क्या है कि दोनों सिस्टर्स हैं, हालोंग बे एंड लान्हा बे, एकदम सटा हुआ है। आपको लान्हा बे से हालोंग बे भी दिखता है, लेकिन लान्हा बे का फ़ायदा क्या है ना कि इसमें ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो इसमें क्रूज़ेस होती ही नहीं है। मतलब सिर्फ प्राइवेट आपको मिलता है और पूरा सीनरी क्या ज़बरदस्त मिलता है। हालोंग बे में क्या है कि इट इज़ वेरी टूरिस्टी, जहाँ जाओगे लोग भरे मिलेंगे। यहाँ पे रेयरली लोग थे, बस अपने ही ग्रुप वाले जो लोग थे, अपने क्रूज़ वाले, बस वही थे। अब मैं आपको टिप्स देता हूँ कि क्या क्या बुक करना चाहिए। तो देखो, अगर आप लोगों को अगर दूर दूर के डे ट्रिप्स करना है ना, तो ये ट्रैवल कंपनी से ही बुक करना। यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके ट्रैवल कंपनी से बुक कर लो। हो ची मिन सिटी का मैं सजेस्ट करूँगा। मैंने तो हो ची मिन सिटी का जो टूर बुक किया था और हुए का भी जो टूर बुक किया था, वो मैंने जिस ट्रैवल एजेंसी से किया था वो है SST ट्रैवल्स। उसका नाम दे दिया हूँ और उसका एड्रेस लोकेशन भी दे दूँगा साइगॉन में कहाँ पे, वहाँ से जाके आप लोग बात कर सकते हो। क्लुक से अगर बुक करोगे तो यही SST ट्रैवल्स का ही आपको बहुत सारे टूर्स मिलते हैं, लेकिन क्लुक से थोड़ा सा महंगा होता है और इनसे डायरेक्टली करोगे तो आपको थोड़ा सा और सस्ता पड़ जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए शहर में सारे शहर में क्या यूज़ करो, तो आता है ग्रैब में आता है बाइक मतलब 2 व्हीलर में आप पीछे बैठ के जाओगे, वो हेलमेट भी देता है, आपको हेलमेट पहना के घुमाता है, वो ले सकते हो अगर सोलो ट्रैवलर हो। अगर नहीं तो 2 लोग भी हो, स्टिल आपके लिए ग्रैब सस्ता पड़ता है। 2 ग्रैब बाइक करो और निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का सीन बहुत क्रेज़ी है। तो ट्रैफिक का सीन से अगर बचना रहता है ना, तो 2 व्हीलर से जाओ तो फटाफट चले जाओगे। कैब में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। फिर कैब आ जाता है, ग्रैब का कैब्स आता है, तो आप ग्रैब का कैब भी बुक कर सकते हो। वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्राइस होता है जनरली 2 व्हीलर के प्राइस से। ग्रैब चलता है हो ची मिन सिटी में, ग्रैब चलता है दानांग में और ग्रैब चलता है आपका हानोई में भी। लेकिन एक और ऐप है जो मैं यूज़ कर रहा था, वो है गोजेक इज़ सिमिलर टू ग्रैब, जैसे हमारा ओला उबर होता है, लेकिन गोजेक आपका दानांग में नहीं चलता है, हो ची मिन सिटी और हानोई में चलता है। ठीक है। और एक और मेरे को पता चला लोकल वियतनामीज़ ऐप है, उसका नाम है बी, लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन लोग बोल रहे थे कि वो भी अच्छा ऐप है। और हाँ, और दानांग में मैंने लिया था स्कूटी का मस्त इन्फॉर्मेशन मैं ये दे देता हूँ कि बहुत सारी अगर होटल वगैरह से लोगे और बहुत सारी शॉप्स आपका पासपोर्ट को रखती है एज अ कोलैटरल, ठीक है। लेकिन आप ऐसा शॉप्स खोजो दानांग में जो पासपोर्ट के अलावा कोई दूसरा आईडी को भी आप दे दो कोलैटरल की तरह, तो चलेगा। तो जैसे मैंने 2-3 दुकानें देखी, तो 2-3 दुकानें पासपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन मैं एक दुकान में गया, उसने बोला कि कोई दूसरा आईडी भी दो तो चलेगा, तो मैंने उसको आधार एज अ कोलैटरल दे दिया और चल गया। 100,000 पर डे के हिसाब से स्कूटी मिलता है 24 आवर्स का। ऐसा नहीं कि सुबह लेके शाम, मतलब जिस टाइम से लो उस टाइम से 24 आवर्स काउंट होता है और आपका 100,000 पर डे उस हिसाब से लगता है। पेट्रोल भी आपको भराना होता है और पेट्रोल का प्राइसेस कुछ अराउंड 85 रुपीज़ पर लीटर आता है यहाँ पे। अब मेरे साथ 2 स्कैम हुआ इस वियतनाम में, मतलब उतना मेजर स्कैम नहीं कि पूरा ही लूट जाए, लेकिन 2 स्कैम हुआ था। सबसे पहला तो पहला ही दिन जो हुआ था, जब साइगॉन में मैं लैंड किया था, लैंड करके जैसे ही वॉक करने गया, एक शू पॉलिश वाला आया और आके मेरा जूता पकड़ के खींचने लग गया और उसको पॉलिश मारने लग गया। मैं बोल रहा हूँ क्या कर रहे हो भाई, ऐसा क्या है। बोले नहीं करेंगे और करके पॉलिश मारने ही लग गया और छोड़ ही नहीं रहा है। फिर जैसे तैसे किया, उसके बाद मेरे से मांगने लगा 3 लाख। तो 3 लाख वियतनामीज़ डोंग हो जाता है अराउंड 1000 रुपये। ठीक है। तो शुरू में ये लोग बहुत कोशिश करते, चालाकी करते हैं कि आपसे देखने का कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज करते हो कि 3 लाख ज़्यादा नहीं है, 3 लाख का 30,000 या ऐसा है, इस टाइप से। तो उसने मेरे से 3 लाख मांगा, तो मैंने उसको फाइनली दिया 30,000, मुँह बना के चला गया। लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा सा स्कैम तो हुआ क्योंकि मेरे को करवाना नहीं था, लेकिन इट इज़ ओके, मतलब झगड़ा वगैरह करके मैंने 30,000 में मान लिया। ठीक है। लेकिन जो दूसरा स्कैम था, दैट इज़ अ लेजिट स्कैम भाई। ये ऐसा आप लोग देख लेना, मैं तो बोल रहा हूँ कि मतलब ये ऐसा चीज़ तो, मतलब ये ऐसा स्कैम भी हो सकता है, मेरे को पता ही नहीं था कि दिस कैन बी अ स्कैम ऑल्सो। यही हनोई में कल मीटर टैक्सी को हाथ दिखा के रोका कि भाई ले चलो। 2 किलोमीटर का मीटर टैक्सी था। मैं ग्रैब बुक करने जा रहा था, ग्रैब ले रहा था कुछ 30,000 वियतनामीज़ डोंग, लेकिन आ नहीं रहा था, टाइम लग रहा था। तो मीटर टैक्सी वाली लेडी आई, मैंने उसको बोला कि हाथ रुक गई, बोले चलो मैं ले चलती हूँ, मीटर टैक्सी से ले चलूँगी और आपका उससे भी ले चलूँगी, गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग, ऐसा भी नहीं किया है कुछ गलत सलत रास्ता लेके जाऊँगी। मैं बोला चलो ठीक है, मीटर टैक्सी है और
गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग जा रही है तो सही होगा। लेकिन गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग गए और 5 से 6 मिनट में पहुंच गए होंगे 2 किलोमीटर का। सोचो कितना बिल आया होगा। 2 किलोमीटर का मीटर में बिल आया 130,000। भाई जहाँ 30,000 बिल आ रहा था ग्रैब में, उस मीटर टैक्सी का बिल आया 130,000। कोई ब्लू कलर का मीटर टैक्सी था और ऐसे फट 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 उसका बढ़ जा रहा था। भाई रिग्ड मीटर और ऐसे चल रही है और गवर्नमेंट ने इसको अलाउ भी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा मीटर टैक्सी तो कभी मत लेना, ग्रैब या गोजेक करना। नहीं तो मैंने फिर ऑनलाइन भी पढ़ा, 2-3 लोग, कुछ लोगों का तो मिलियन भी लग गया था। मिलियन मतलब अब 5-6 हज़ार भी लग जाता है मीटर टैक्सी में। ओवरऑल एक्सपेंसेस पे जो मैं जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे, एंड ओवरऑल एक्सपेंसेस के बाद मैं थोड़ा अपना एक ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। तो अगर वो भी देखना है तो यार वेट कर लो, है ना। तो भाई मेरे इस पूरे ट्रिप का टोटल खर्चा बैठा है 81,000 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ फ़्लाइट्स। ठीक है, और फ़्लाइट्स में बैंगलोर से काउंट कर रहा हूँ। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बैंगलोर से डायरेक्ट चलती नहीं है, तो मेरे को बैंगलोर से ऐसा डेस्टिनेशन में जाना पड़ता है जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलती है। तो मैं वो बैंगलोर तक के फ़्लाइट का कॉस्ट काउंट कर रहा हूँ। जाने का तो था बैंगलोर से त्रिची, फिर त्रिची से हो ची मिन सिटी, और आने का अभी वाला है हनोई से कोलकाता, फिर कोलकाता से बैंगलोर। तो ये चारों फ़्लाइट का मिला के मेरे को पड़ा है 26,000। अगर आप लोग कोई मुंबई में रहते हो या फिर त्रिची में रहते हो या कोलकाता में रहते हो तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिलेगा, तो आपके लिए थोड़ा और सस्ता पड़ जाएगा ये 26,000। अब दूसरा चीज़, मैंने थोड़ा लग्जरी पे भी खर्चा किया है, तो वो चीज़ आप लोग आराम से बचा सकते हो। जैसे मैंने ट्रेन बुक किया था, ट्रेन बहुत ही अल्ट्रा लग्जरियस ट्रेन बुक किया था, एकदम होटल रूम की तरह। वो था 8400 रुपीज़ का। आप लोग आराम से फ़र्स्ट क्लास बुक कर सकते हो या सेकंड क्लास से आ सकते हो, जो कि 3 से 4 हज़ार में आराम से मिल जाएगा। तो उसमें आप लोग का 4-5 हज़ार बच जाएगा। सेम थिंग इज़ विथ बस भी मैंने एकदम लग्जरी वाला किया था, जिसको मेरे को 2400 पड़ा। आपको 1000 से 1200 रुपये में भी बसेस मिल जाएंगी। ठीक है, होटल्स में भी मैंने हॉस्टल्स नहीं किया था, बस हनोई में किया था हॉस्टल, लेकिन बाकी सब जगह इट वाज़ प्राइवेट रूम। तो मेरे को साइगॉन में जो होटल पड़ा था वो 1500 रुपये पर नाइट पड़ा था। दानांग वाला तो क्या ज़बरदस्त होटल था भाई, 900 रुपये में पूरा होटल मिल गया था मेरे को। ठीक है, और इधर हनोई में थोड़ा महंगा होता है, तो हॉस्टल किया था मैंने 4 बेड मिक्स डॉर्म, वो मेरे को पड़ा था 800। अब तीसरा चीज़ मेरा जो खर्चा हुआ ना, मैंने बहुत सारे ग्रुप टूर्स किए और थोड़े प्रीमियम वाले ग्रुप टूर्स किए। जैसे वो मुइने वाला जो ग्रुप टूर था ना, वो काफ़ी महंगा था। वो मेरे को पड़ा 3,500, फिर ATV वहाँ किए 2,000 और 2-3 चीज़ें और दी, तो टोटल उस ग्रुप टूर का 6,000 पड़ गया था। वो एक्सपीरियंस था, लेकिन हाँ, वो ग्रुप टूर करोगे तो इतना तो लगेगा ही। सिमिलरली मैं जो आज किया लैनहाबे का ग्रुप टूर, वो मेरे को हैलोंग बे से कुछ 1-2 हज़ार एक्सपेंसिव पड़ा था। अब मेरा टोटल ट्रांसपोर्टेशन जो मैं ग्रैब वगैरह किया, ग्रैब वो किया, उसका कॉस्ट मेरे को टोटल पड़ा इतने दिनों में 4,200 रुपये। मेरे सारे ग्रुप टूर्स के प्राइसेस मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो फूड टूर किया था वो अराउंड 2400 रुपीज़ का पड़ा। उसके बाद मेकॉन्ग डेल्टा बेस्ट था 1500 रुपये का, काफ़ी सस्ता ग्रुप टूर होता है, और वो वाला तो आप लोग ले ही लेना। ठीक है, बाकी दिन तो मैंने कोई ग्रुप टूर नहीं किया। दानांग में, हनोई में जो लैनहाबे वाला ग्रुप टूर किया, वो मेरे को पड़ा अराउंड 4,500-5 हज़ार रुपये। अब मैं बताता हूँ मेरा फेवरेट सिटी। तो मेरा ये सारे में से फेवरेट सिटी निकला दानांग। भाई क्या मस्त है, स्कूटी लेके उड़ाओ, मस्त वेदर हो रहा था। वहाँ के लोग भी, एक तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा जो मेन सिटी है ना, जैसे साइगॉन हो गया या फिर हनोई हो गया, वहाँ के लोग मतलब थोड़े से इंडिफरेंट होंगे, लेकिन ओवरऑल आपको अच्छे मिलेंगे। थाईलैंड जितने इतने खुश तो नहीं मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं, और काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। जो टूर गाइड्स जिनके साथ मैं जाता हूँ, उन सब के सपने हैं, और वो लोग उसके लिए बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये है। लेकिन ओवरऑल मेरा जो फेवरेट सिटी निकला वो था दानांग, क्योंकि वहाँ के लोग मस्त खुश रहते हैं, वेरी हैप्पी। वियतनाम का कुछ और सवाल है तो आप कमेंट्स में डाल दो, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने का। लास्ट चीज़, मैं अपने हर एक व्लॉग में डे बाय डे हर पॉइंट में कितना कितना खर्चा हो रहा है, हर खाने का क्या क्या खर्चा है, वो मैं पूरा डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे सारे व्लॉग्स देखोगे तो आपको डिटेल्ड में पता चलेगा कि बंदे का हर जगह कितना खर्चा लगा है, हर मील में कितना खर्चा लगता है, क्या खाने का क्या खर्चा लगता है। यहाँ के हिसाब से यहाँ खाना पीना काफ़ी सस्ता है। ओवरऑल वियतनाम इज़ सस्ता दैन इंडिया। ठीक है, ये मेरा इम्प्रेशन है, लेकिन इंडियन फूड इज़ महंगा दैन इंडिया। मैंने एक बार ग्रैब से ऑर्डर किया था एग बिरयानी,
कुछ कूपन वूपन लगा के एक बिरयानी और मैंगो लस्सी ऑर्डर किया, तो कूपन वूपन लगा के मेरे को पड़ा था 170,000, विच कम्स अराउंड 500 to 600 रुपीज़। फिर एक दिन मैं हनोई में इंडियन रेस्टोरेंट में खाया, मैंने ऑर्डर किया चिकन मसाला, एक नान और एक मैंगो जूस, तो मेरे को उसमें पड़ गया था 900 रुपीज़। ठीक है, तो ये महंगा है, इंडियन फूड सस्ता नहीं है। तो बस यही रहा इन्फॉर्मेशन। चलो, अब मेरा फ़्लाइट का बोर्डिंग का भी टाइम हो रहा है, वापस चलते हैं इंडिया और मिलते हैं अगले कंट्री में। टाटा बाय बाय।